तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लेफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चौथे अध्याय यानी नेक्स्ट अध्याय जो जिसका नाम जलवायु है, इसके बारे में पढ़ेंगे लोग। ये अध्याय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत में किस तरह वर्षा होती है, यानी मानसून का आगमन से लेकर मानसून का लौटने से पश्चिमी विक्षोभ जो भी जैसे भी बारिश होती है भारत में, वो सारी चीज़ों को डिटेल इसमें दिया गया है। उन सभी चीज़ों को पढ़ा जाएगा। बहुत ही मज़ेदार क्लास होगा, है ना। तो आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको नए नए जानने के लिए मिलेगा। और ख़ासकर ये जो बीपीएससी के जो आगामी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उसके लिए तो समझिए कि बहुत ही ज़बरदस्त ये सेशन चल रहा है। 9th का ज्योग्राफी और 10th का ज्योग्राफी, ये जो ज्योग्राफी पर ज़्यादा कमांड कर लीजिएगा ना, तो मोस्टली 30+ क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। और हो सकता है कल से जो स्पेशल बुक है उसका भी कंटेंट डालना शुरू कर दूंगा। और एमसीक्यू उसके साथ में रहेगा। एमसीक्यू जो रहेगा वो ज़बरदस्त रहेगा। इससे पहले जितने भी एमसीक्यू थे वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू रहते थे, वो चैप्टर से रिलेटेड रहते थे, बहुत ईजी रहते थे। लेकिन अब जो एमसीक्यू रहेगा ना, वो सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एग्जामों का एमसीक्यू रहेगा, यानी जो बीपीएससी में आए हुए रहेंगे, या बहुत सारा टफ एमसीक्यू रहेगा, जो ताकि आपको बहुत सारा उससे बनाने में, ताकि आप लोग को फील आए कि आप लोग एग्ज़ाम की तरह क्वेश्चन को टच कर रहे हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है जलवायु। चैप्टर काफ़ी अच्छा है, इसको डिटेल से समझा जाएगा। ठीक है, यहाँ आइए, यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है कर्क रेखा के दक्षिण में जो जलवायु है उसको बोलते हैं हम लोग उष्ण कटिबंध, और उसके उत्तर में जो जलवायु उसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। इससे क्या है बोलते हैं भैया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। तो जो भारत है ना, भारत के बीचों बीच से गुजरी है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के नीचे आइएगा तो विषुवत रेखा के हम लोग करीब आ रहे लोग। अब विषुवत रेखा के करीब जब आइएगा तो उष्ण कटिबंध हो जाता है। कौन सा कटिबंध होता है? उष्ण कटिबंध। एक्चुअली होता क्या है ना, जो मान के चलो ये हम लोग का पूरा ग्लोब हो गया। ठीक है ना, इसको और बड़ा कर लेते हैं, ये मान के चलो हम लोग ग्लोब हो गया। अब ये बीचों बीच से गुजरी है विषुवत रेखा, उसके बाद से गुजरा ऊपर में कर्क रेखा या मकर रेखा। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, है ना। तो इसके बीच की जो जलवायु होती है उसको बोलते हैं उष्ण जलवायु। क्या बोलते हैं भैया? उष्ण जलवायु बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? उष्ण जलवायु। तो जो भारत जो है ना हम लोग का, ये बीचों बीच में जो है, इससे नीचे उष्ण और ऊपर में हो जाएगा शीतोष्ण, तो उपोष्ण जिसको बोलते हैं। तो दक्षिण साइड में देखेंगे तो उष्ण, और वही उत्तर साइड में उपोष्ण कटिबंध। वही बात समझने की कोशिश कर रहा है ना। आगे आइएगा तो इसमें देखेंगे, है ना, उत्तर की सीमा महान हिमालय भारत की बात कर रहा है, और दक्षिण पश्चिम पूर्वी पश्चिम सीमा में हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाली खाड़ी, वो सारी चीज़ें हमारे भारत के चारों तरफ में अवस्थित है। ये सारे आप जानते हैं ना। इधर साइड में ये अरब सागर, इधर बंगाली खाड़ी, और नीचे में हिंद महासागर, ऊपर में हिमालय पर्वत। ये चीज़ें हम लोग को पहले से पता है। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड लिखा, एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक के समय अवधि में मौसम और वायुमंडलीय विशेषताओं को कुल योग को औसत जलवायु कहते हैं। मतलब जलवायु का मतलब बताने की कोशिश किया कि जलवायु का मतलब, उसका मतलब क्या होता है। सिंपल समझिए, जैसे कि आप सभी का अपने जन्म से ही देखते आ रहे होंगे कि जून जुलाई के समय में गर्मी पड़ता है, दिसंबर और जनवरी के समय में ठंडा पड़ता है। आज तक कभी भी किसी भी साल ऐसा हुआ है कि जून जुलाई के समय में भयानक ठंड पड़ने लगे और जनवरी दिसंबर के समय में भयानक गर्मी पड़ने लगे? मतलब ऐसा कभी उल्टा हुआ है कि भाई अगले साल जो है जून जुलाई में मौसम पता नहीं बदल जाएगा, कि जून जुलाई में ठंडा पड़ने लगेगा भयानक, जो एकदम स्वेटर पहने घूमना पड़ेगा, और जनवरी दिसंबर के समय में इतना गर्मी पड़ेगा कि भाई साहब मतलब भयानक पसीना से भर जाए? ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। मतलब क्या कि ये फिक्स है कि बरसात का मौसम ये इतना महीना रहेगा, गर्मी का मौसम इतना रहेगा, जाड़े का मौसम इतना रहेगा, ये तो फिक्स है। जब ये फिक्स वाली अवधि जो है ना, लगभग 30-35 सालों से, है ना, वैज्ञानिक रिसर्च करते आ रहे हैं कि यहाँ 30-35 सालों से मौसम में कोई, मतलब मौसम कहने का मतलब क्या है, इनकी ऋतु में, है ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो उसको कहा जाएगा कि यहाँ की जलवायु, है ना। जैसे भारत की जलवायु क्या है, बारिश कितना दिन होता है, कितने महीने बारिश होता है, कितने दिन गर्मी पड़ता है। तो भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, कि मोस्टली ज़्यादा हमारे यहाँ बारिश होता है। ठीक है, आ गया जी। तो उसी को जलवायु जो होता है लगभग 30 वर्षों की अवधि से अधिक समय की, है ना, अवधि को क्या बोला जाता है? जलवायु बोल सकते हैं। और वही मौसम जो बोलेंगे, मौसम को कोई गारंटी नहीं है सुबह कैसा है। जैसे कैसे गाना सुनते हो कि मौसम की तरह बदल ना जाओगे, इसका मतलब क्या कभी सुने हो कि जलवायु की तरह ना बदल जाओगे? कोई कहता है? नहीं कहता है, क्योंकि जलवायु बदल भी नहीं करता है। लेकिन मौसम जो है, सुबह देखो ठंडा रहता है थोड़ा सा, दोपहर के समय धूप भयानक पड़ जाता है, फिर शाम होते होते ठंडा, यानी पल पल में बदलते जा रहा है। तुरंत बादल आ जाएगा तो ठंडा पड़ जाएगा, है मतलब बारिश हो जाएगा, तो है कि नहीं? बादल आता है तो गर्मी बढ़ जाता है। एक्चुअली में कारण क्या होता है वो आगे इसी में बताऊँगा। ठीक है, जब भी बादल घेरेगा ना तो गर्मी बढ़ जाएगा, ना कि ठंडा। ठीक है, और जब बारिश हो जाता है तो ठंडा होने लगता है कि नहीं? तो मौसम का मतलब क्या होता है कि पल भर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आइए,
आगे जानते हैं, है ना, आगे समझने की कोशिश करते हैं और क्या चीज़ें दिया है। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी मौसम से हुई थी। मौसम जो है एक अरबी शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है मौसम, उसी से मानसून की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु या बारिश होता है। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे समझते हैं यहाँ पर क्या दिया। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ राजस्थान के बाड़मेर इलाके में जून में किसी दिन तापमान 48 से 50 सेंटीग्रेड होता है, तो उसी दिन कश्मीर के पहलगांव यानी गुलमर्ग जो है वहाँ 20 सेंटीमीटर तापमान है। और उसी दिन गुलमर्ग से उत्तर और ऊपर जाइए खिलनमर्ग में तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से भी कम रहता है, माइनस में रहता है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, सिंपल समझिए, जो हम लोग का मान के चलिए कि जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, इसको और बता देते बढ़िया से, है ना, ये वाला जो मान के चलिए कि जैसे ये ऊपर वाला एरिया ये है राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान से ऊपर हो गया ये हो गया हम लोग का कश्मीर वगैरह क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश से ऊपर है। तो कश्मीर में जो जगह है एक गुलमर्ग, जब जिस दिन राजस्थान में 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है यानी भयानक गर्मी है, उस समय यहाँ पर जम्मू कश्मीर एरिया में, इस जम्मू कश्मीर एरिया में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और इससे भी ऊपर एक और जगह है, उसका नाम है खिलनबर्ग। क्या नाम है? खिलनबर्ग। वहाँ तो तापमान माइनस में चल गया, वहाँ तापमान क्या हो गया? माइनस में, क्योंकि हम लोग जितना दूर जाएंगे विषुवत रेखा से, ये हो गया विषुवत रेखा, है ना, यानी विषुवत रेखा कौन सा हो गया? हम लोग जो नीचे एकदम, है ना, यहाँ है विषुवत रेखा, ये हम लोग का शुरू है, हम लोग का अक्षांश रेखा। और विषुवत रेखा से जितनी दूर भागेंगे उतने हम लोग क्या होगा? ठंडा ज़्यादा पड़ेगा, गर्मी वहाँ पे कम पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे समझते हैं, है ना। यहाँ लिखा है कि जून में सारा भारत उष्ण मतलब गर्म और शुष्क हवाओं के चपेट में रहता है, जबकि असम में वर्षा होती रहती है, ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आती रहता है। यानी जून के समय में सब जगह मतलब गर्मी पड़ रहा है, तो वहाँ क्या हो रही है? बारिश हो रही है ना। तापमान और मध्य विषम पाया जाता है। सभी दैनिक विषमताएं विभिन्न वार्षिक दृष्टि से भी दिखाई देती है। दिसंबर की रात में कारगिल जैसे स्थानों में न्यूनतम तापमान -40 डिग्री पहुँच जाता है। समझिए इतना भयानक पड़ता है ना। सियाचिन ग्लेशियर एक है वहाँ पे लद्दाख में, उत्तर साइड में बहुत ऊपर बढ़िएगा तो वहाँ तापमान तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है ना। दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध स्थल हाइट पर, मतलब दुनिया का सबसे ऊँचा ठंडा युद्ध स्थल जो वही है सियाचिन ग्लेशियर, याद रखिए। ठीक है, जून माह में तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में तापमान, तिरुवनंतपुरम यानी कि केरला में, तो जून माह में तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में तापमान 20 से 30 सेंटीमीटर होता है। उसी समय राजस्थान में 50 सेंटीमीटर होता है। यानी जब जून के समय में चेन्नई में तापमान 25 सेंटीमीटर है तो राजस्थान में उसके दुगुना 50 सेंटीमीटर है। वही वर्षा देखेंगे तो मानसीराम में वर्षा तो औसत 1180 होता है, 1180, जबकि जैसलमेर मतलब कि राजस्थान वगैरह जो क्षेत्र में है, ठीक है, तो जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर मात्र वर्षा हो रही है। इसका मतलब जैसलमेर में पानी हो ही नहीं रहा है, और वही देखिए मानसीराम में उसी समय में भयानक बारिश हो रहा है, 1180 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोग बिहार में 150 सेंटीमीटर मैक्सिमम वर्षा होता है सर ना, 100 से 150 मीटर के अंदर में ही वर्षा होता है। औसतम देखा जाएगा तो 125 सेंटीमीटर होता है बिहार में, समझ ना। अब समझिए वहाँ 1180 हो रहा है यहाँ पर, है ना, तो हम लोग से बहुत ज़्यादा, और जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर है, हम लोग से बहुत ज़्यादा कम। देख रहे हो दोनों जगह में क्या अंतर है। अब यहाँ एक होता है कि अक्टूबर नवंबर में दक्षिण भारत की तरफ से पूर्व भाग में लौटते मानसून की अच्छी वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा होती है। दिसंबर में कश्मीर में किसान ठंड से कांपते हैं, उसी समय केरल में लोग ना लुंगी डांस करते रहते हैं, मतलब लुंगी पहन घूमते हैं, सिंपल बात है ना। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम लोग की विषुवत रेखा से कितने दूर है, कितना नज़दीक है। अब यहाँ का रहा है कि जलवायु जो है ना, ये यहाँ पर ये निम्न कारणों पर से प्रभावित होते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है लैंड फॉर्म मतलब होता है, एक एक करके देखेंगे तो एल से लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश, और ए से अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, एन से नियरेस्ट फ्रॉम सी यानी कि समुद्र से निकट, डायरेक्शन ऑफ विंड पवनों की दिशा, फॉरेस्ट यानी वन, ओशियन करंट यानी समुद्री जलधारा, रेनफॉल यानी वर्षा, है ना। और आगे आएंगे तो बच गए जो एम से माउंटेन यानी पहाड़, सोल यानी मिट्टी। ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं ना जलवायु को, है ना। सभी चीज़ें क्या करेगी, एक एक करके सबके बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, आगे आइएगा तो इस भी पेज को पढ़ते चलेंगे, लो टाइम लगेगा लेकिन धैर्य रखिएगा, है ना। पढ़ते रहेंगे इसको, सारी चीज़ों को, सारे लाइन बाय लाइन को, एक एक पॉइंट को देखते रहेंगे, छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है कि सौर किरणों के सीधा एवं तिरछा होने पर सौर ऊर्जा की मात्रा में अंतर हो जाता है। देखो मतलब कि सूरज की रोशनी सीधा पड़ेगी और यहाँ सूरज की रोशनी तिरछा पड़ रही है, दोनों में अंतर है। जहाँ सीधा पड़ेगी गर्मी ज़्यादा, और जहाँ सीधा नहीं पड़ेगी वहाँ पर गर्मी कम। ठीक है,
और अक्षांशों की ऊंचाई तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि विषुवत रेखा पर ध्रुव की ओर बढ़ने पर तापमान घटते जाता है। जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई बढ़ती रहती है, वायुमंडल का विरलता होते जाता है और तथा तापमान घटते जाता है। यही कारण है कि निम्न अक्षांश पर ना उट्टकमंड अर्थात ऊटी, यानी तमिलनाडु में उट्टकमंड, देखो उट्टकमंड मतलब ऊटी, उसी का नाम है, ठीक है ना, दो नाम में पता चला। तापमान काफ़ी कम रहता है, जबकि गर्मी में काफ़ी सामान्य है। पर्यटन यहाँ पर आते हैं। कहीं तापमान बढ़ने पर वायुदाब घटता है तो तापमान घटने पर वायुदाब, है ना, तापमान जब घटता है तो वायुदाब क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यह देखें पवन ने उच्च वायुदाब से निम्न दाब होकर बहने लगती है। अब देखो उच्च वायुदाब निम्न दाब, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। मैं एक आसान चीज़ बताऊंगा ना, आपके दिमाग में एकदम हमेशा के लिए लोड हो जाएगा। सिंपल समझो, कोई चीज़ गर्म होता है ना तो गर्म होके वो ऊपर भागता है। क्या होता है भैया, गर्म चीज़ होके ऊपर भागता है। जैसे किचन में खाना बनाते हो तो पानी गर्म होता है, तो पानी गर्म होकर भाप बनता है, भाप बन के देखते हो तो ऊपर उठने लगता है, और ढक्कन से ढकले रहते हैं ना तो ऊपर उठ के पेन उसके ऊपरवा में ढक्कनवा के पेनिया में सट जाता है कि नहीं है। और वही खुला रहेगा तो ऊपर ऐसे पानी सूख सूख के ऊपर उड़ के चला जाएगा। तो सिंपल समझो कि अगर मान के चलो भारत में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी ज़्यादा पड़ने से क्या होगा कि गर्म हवा गर्म होने लगेगा, और जब हवा गर्म होगा तो वो ऊपर की तरफ भागने लगेगा। क्या होगा भैया, हवा भागने लगेगा ऊपर की तरफ। तब मान के चलो हवा जो है वह गर्म होके अगर हम लोग को दाबता है ना तो दबाव ज़्यादा रहता, और हवा गर्म होकर तो अपने भाग रहा है, उसका तो फुर्सत नहीं है कि आपको दाबे। मतलब हवा प्रेशर लगाता है आपके ऊपर, ज़्यादा के ज़्यादा हवा आपके ऊपर आता, यानी ऊपर से हवा नीचे की तरफ आता है तो हम लोग को दबाव ज़्यादा महसूस होगा, है कि नहीं। और हवा अपने ऊपर भाग रहा है, उसका फुर्सत नहीं है आपको दाबने के लिए। तो उस स्थिति में क्या हो गया, निम्न दाब हो गया। क्या हो गया भैया, तो जब निम्न दाब होगा ना, यानी निम्न दाब होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हवा ऊपर भाग रहा है। जैसे कहेंगे कि निम्न दाब, इसका मतलब है कि उस एरिया में हवा गर्म होकर कहाँ भाग रहा है, ऊपर। और जब हवा ऊपर भागता है ना तो एक्चुअली में उस वहाँ की एरिया जो होता है खाली हो जाता है, और जब खाली रहेगा तो उसकी बगल वाली जो हवा है वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगेगी। सर ना, तो तेज़ी से जब बढ़ने लगेगी तो हवा आपके तरफ आएगी, तो जब आएगी तेज़ी से आपके तरफ तो क्या हो गया, आपके तरफ आएगा तो दबाव बढ़ेगा, तो क्या हो गया, हुआ उच्च दाब हो गया। तो हवाएं निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ कहाँ जाती है, याद रखिएगा कहाँ जाएगी, पवन जो होता है हवाएं तापमान, वही जो यहाँ बात कर रहा था कि पवन जो होता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती है। यानी कि उच्च से किधर आ रहा है, निम्न की ओर आ रहा है, तो इसी को बोलेंगे हवा का जो मतलब गमन हो रहा है, ये चल रहा है, ठीक है, समझ रहे ना। तो उच्च से निम्न की तरफ कब आएगा, जब निम्न ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, है ना। और यदि आप जल के भाग में पवन आते हैं तो पर्याप्त नमी होती है, वर्षा होती है, और ना स्थलकृत शुष्क एरिया में रहता है तो नहीं होता। सिंपल वही बात है, कुछ खास इसमें दिया ना, यहाँ वर्ड ये लिखा हुआ है, पवनाभिमुख और पवनाभिमुख में मूसलाधार पर्वतीय वर्षा होती है, जबकि पर्वत के पीछे वाले क्षेत्र यानी पवनाभिमुख के भाग में वर्षा वंचित रह जाता है। इसका मतलब क्या है, सिंपल समझो, मान के चलो कि हम लोग का ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ हो गया। पहाड़ के ये साइड में मान के चलो बादल इधर से आ रहा है, बादल इधर से आ रहा है, तो इधर से टकरा के यहाँ पर बादल जो है टकरा कर यहाँ पर बादल टकरा के बारिश इस साइड में करा दिया, तो इस क्षेत्र को बोलेंगे पवनाभिमुख, है ना। यानी भर छठी बारिश हुआ था भिमुख, भर याद रखना, भर छठी बारिश हुआ था भिमुख। और उल्टा इधर मान के चलो इधर इस साइड में नहीं जा पा रहा है बादल, क्योंकि ये टकरा के वापस रह जा रहा है, तो इधर में बारिश नहीं हुआ, इधर रह गया सूखले, इधर सूखले रह गया, तो इसको बोलेंगे पवनाभिमुख, है ना। तो पवनाभिमुख जो है ना, किधर हो जाएगा, पहाड़ के पीछे साइड में हो जाएगा। उसको वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है, जो आगे आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे मिट्टी के प्रकार भी तापमान को प्रभावित करती है। बलुई या कंकड़ीली मिट्टी जल्द गर्म हो जाती है, तापमान में वृद्धि करती है, जबकि चिकनी और जलोढ़ मिट्टी गर्म नहीं होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी मिट्टी जो जल्दी गर्म हो जाती है, तो बालू वाला मिट्टी और कंकड़ीली मिट्टी जो होती है जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। और वही चिकनी और जलोढ़ मिट्टी रहेगा तो गर्म नहीं होगा, ठीक है। अब एक एक करके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखने लिखा है अक्षांश। अक्षांश जो है भारत के बीचों बीच से गुजरा हुआ जो 23.5 डिग्री रेखा है, जो भारत का बीचों बीच में से बढ़ती है, ठीक है। अक्षांश से ऊपर जाएंगे तो उपोष्ण हो जाएगा, अक्षांश से नीचे आएंगे तो उष्ण कटिबंध हो जाएगा, ये आप सभी को पता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि दक्षिण भारत गर्म और उत्तर भारत क्या हो जाएगा, अपेक्षाकृत इससे मतलब ऊपर वाला ठंडा है, ठीक है ना। अब ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, घटते जाता है। हम लोग 7th में शायद पढ़ा रहे थे आप लोग को कि किस में, या नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा 165 मीटर ऊपर जाइएगा ना तो 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। और वही 32 मीटर, ये 165 मीटर की बात कर रहा है, 32 मीटर नीचे ये धरती के भीतर घुसेगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। दोनों याद रखिएगा, 165 मीटर ऊपर गए तो क्या हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट गया। तो यानी ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान घटते रहता है ना। भारत में उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जहाँ औसतम ऊंचाई महान हिमालय की अगर देखा जाएगा तो 6000 है, जो पीछे पड़ चुके हैं 6100 किलोमीटर जो महान हिमालय की ऊंचाई होती है, ठीक है ना। उसके बाद मैदानी क्षेत्र का जो मैदान क्षेत्र की ऊंचाई वो 30 से 150 मीटर खुदे है, तो हिमालय क्षेत्र पर ठंडा ज़्यादा रहेगा, जबकि मैदानी क्षेत्र में अपेक्षाकृत गर्मी ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं है। सिंपल बात है। अब ये वायु ना, वायु का दाब, ठीक है, और चीज़ें यहाँ दे, ये सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं। जाड़े में मध्य एशिया में आने वाली बर्फीली हवा हिमालय को पार नहीं कर पाती, जिसके कारण तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिर पाता, परंतु हिमालय मानसूनी हवा को रोककर भारत में अच्छी बारिश कराता है, ठीक है। अब आइए वायु दाब और पवन के बारे में कर रहा है, हवा और पवन के बारे में। वायु दाब एवं पवनों की दिशा भारत की जलवायु को विशिष्ट बना देती है। भारत में कर्क रेखा के क्षेत्र में विषुवतीय रेखा की ओर उत्तर पूर्वी मानसून चलने लगती है। उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी से उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब अर्थात स्थल से समीर की ओर, यानी हवाएं स्थल से कहाँ चल रही है ना, स्थल से अगर ज़मीन से समुद्र के जा रही है तो स्थल से समीर की ओर जा रही है, तो उससे क्या होगा, चलती है, फलता है, इससे वर्षा नहीं होती है। यानी स्थल से जब समुद्र की तरफ जब हवाएं जाएगी तो वर्षा नहीं होती है। गर्मी में यह स्थिति उल्टा हो जाती है, जब सूर्य की उत्तरार्ध होने के कारण, माने उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण, है ना, राजस्थान में मरुस्थलीय भाग जो होता है निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। क्यों बन जाता है भैया, तो गर्म होकर हवा ऊपर उड़ जाता है तो एरिया निम्न दाब में पड़ जाएगा। मकर रेखा का क्षेत्र में उस समय उच्च दाब रहेगा, क्योंकि उस एरिया में ठंडा है तो हवा का दबाव ज़्यादा लगेगा। अतः गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा के क्षेत्र की हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार करके पहुंचने लगती है। विषुवत रेखा को पार करने के बाद फेरल के नियम के अनुसार, यहाँ देखिएगा तो लिखा है फेरल के नियम के अनुसार दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इसे पूरे भारत में व्यापक वर्षा होता है। अब एक फेरल का महोदय का नियम था, तो समझो ये विषुवत रेखा हो गया। जब विषुवत रेखा से ये नीचे वाला हो गया साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला हो गया नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो जब दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ और ये नॉर्थ हो गया, तो दक्षिणी गोलार्ध से जब हवा जैसे ही प्रवेश करेगी किधर, विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में, तो हवा ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। यही फेरल के नंबर अपने दाहिने तरफ, जैसे आप इधर से सीधा इसे खड़ा है तो आपका दाहिने क्या हुआ, इधर ही ना होगा, तो आपके दाहिनी तरफ क्या होती है, तो इधर से जब जाती है तो इधर दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, और फिर वही इधर आती है तो इधर भी इस तरह दाहिने तरफ मुड़ जाती है। यानी इस आकार का देखिएगा तो सिंपल ये बनता है। इसी को बोलते हैं फेरल का नियम, या यही बोलेगा आगे कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल मतलब होता है जैसे धरती का घूर्णन गति होता है ना, तो धरती का घूमना कोरियोलिस बल कहलाता है। सिंपल समझ आइएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, यह जेट धाराएं दी है, जिसको बारे में बताएंगे आगे में कि पश्चिमी विक्षोभ जो धाराएं होती है उनसे भी बारिश होता है, लगभग 2 से 3%। जो चीज़ें आएगी आगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है कि जेट धाराएं कहलाती है, तो इसको देख लेते हैं। गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणें कर का ऊपर चमकता है। पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तरी छोर से खिसक जाती है, तब यह अन्य पूर्वी जेट धारा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहलाता है। गर्मी में दक्षिण भारत के ऊपर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बहती है और बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि तटीय कभी कभी तूफानी हवा, है ना, तूफानी हवा के साथ वर्षा करती है। ऐसे वायु दाब के अंतर पवन दिशा मुख्य कारण है। आगे जी, जल एवं स्थल का वितरण देखेंगे। भारत की जलवायु यहाँ के जल और स्थल के वितरण में प्रभावित करता है। समुद्र तट में गर्मी तापमान ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सिंपल बात है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, है ना। होता क्या है कि जब समुद्र किनारे, अगर आप जो समुद्री किनारे जो क्षेत्र है, यानी सिंपल समझिए जो इस वाले किनारे समुद्री किनारे वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो भी लोग रह रहे हैं उनको गर्मी और ठंडा में ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता। जैसे सिंपल समझिए, ठंडा के दिन में हम लोग कल को ज़्यादा चलाते हैं तो गर्म पानी निकलता है, और वही गर्मी के दिन में ज़्यादा चलाते हैं तो ठंडा पानी निकलता है। तो सेम समुद्र को समझिए, गर्मी के दिन में यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं देगा तो तापमान हो गया नॉर्मल, है ना, और ठंडा के दिन में यहाँ गर्म गर्म हवाएं देगा तो तापमान हो गया फिर से नॉर्मल। तो समुद्री इलाका में जितने भी जगह है वहाँ पर मौसम ज़्यादा चेंज नहीं होता। देखे होंगे आप मूवी वगैरह में, है ना, ये क्या बोलते हैं कि गर्मी हो ठंडा हो, वहाँ के लोग मोस्टली जो लोग होते हैं नॉर्मली कपड़ा पहन ले रहते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ एक वर्ड लिखा है एल नीनो और ला नीनो, नीचे आएगा, नीचे देखेंगे तो ला नीनो, ठीक है। अभी दोनों में एल नीनो और ला नीनो, एक गर्म जलधारा एक ठंडी जलधारा है। कन्फ्यूजन होता है कि कौन गर्म कौन ठंडा, तो याद रखना एल नीनो को याद रखो कि एल ऐसे,
है ना। लाल नीनो को याद रखो कि ऐसे हिंदी का ला, ठीक है। तो एल मतलब इंग्लिश वर्ड है, तो याद रखो इंग्लिश वर्ड यानी अंग्रेज हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड क्या होता है, हॉट होता है यानी गर्म होता है। तो एल नीनो जहाँ भी आएगा इसका मतलब ये गर्म जलधारा है। ला नीनो जहाँ भी आएगा वो क्या हो जाएगा, ठंडी जलधारा। तो एल यानी इंग्लिश का वर्ड आ रहा है ABCD का, तो वो हॉट हो जाता है, ऐसे भी है ना, जैसे उसको दिमाग में आ जाए याद, उसको याद कर लेना है। तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है और ला नीनो ठंडी जलधारा है। ये बातें समझ आ गया। दोनों क्या है, स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है सीसू यानी बच्चा। गर्म जलधारा समझ आ गया एल नीनो। दक्षिणी अमेरिका का पेरू, और वो भी पेरू में ही चलता है, ठीक है। 3 से 5 साल के बीच में, 3 से 7 सालों के बीच में कभी ये जलधारा आता है, हमेशा नहीं आता, 3 से 7 सालों के बीच में कभी आता है। लेकिन जब भी आता है ये हॉट है, गर्म है, तो गर्मी बढ़ा देता है, ठीक है। स्वर्ण एल नीनो जब भी आएगा क्या करेगा, गर्मी बढ़ा देगा, तापमान बढ़ा देगा, ठीक है। ये जो धारा है पूर्वी प्रदेश के उस क्षेत्र में पहुंचती है और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी गर्मी बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर निम्न दाब हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्वर्ण परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत के सामान्य क्षेत्रों में वर्षा कम हो जाती है, सूखे की समस्या बढ़ जाती है। 1987 में सूखा एल नीनो के कारण ही पड़ा था। क्वेश्चन पूछेगा भारत में एल नीनो के कारण निम्न में से किस वर्ष में सूखा पड़ा था, तो 1987 में पड़ा था, ठीक है। ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना था, ठीक है। अब आएंगे लाल नीनो, तो ये भी पेरू का ही धारा है, लेकिन ये लाल नीनो जो है ये ठंडी जलधारा है, ठीक है ना। जब ये वायु दाब वो ये क्या करता है, उच्च दाब को बढ़ाता है, निम्न दाब को नहीं बढ़ाता, याद रखिएगा। हवा में नमी ला देता है जिसके कारण बारिश होता है, ठीक है। अधिक बारिश होने, सामान्य से भी अधिक बारिश होने लगता है, ठीक है। याद रखिएगा ये जब आएगा ला नीनो तो बारिश करेगा, और एल नीनो आएगा तो इतना हॉट है कि गर्मी के कारण सब सुखा ले जाएगा, ठीक है। अब आइए भारत में मानसून का आगमन। भारत में मानसून आता है कैसे, वही फिर अरबी शब्द का ये मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है अरब, नाविक अरब में चलाने वाले इन हवाओं के लिए करते हैं, मतलब कि अरब से ये वर्ड आया मानसून शब्द का, जिसका अर्थ वर्षा या बारिश होता है, ठीक है। देखेंगे जिसका अर्थ होता है भाषा में वर्षा अर्थ होता है, ठीक है। अच्छा मानसून का अर्थ होता है अच्छी वर्षा, सिंपल बात समझे, ठीक है। भारत में इन हवाओं के 6 महीना दक्षिण पश्चिम और 6 महीना उत्तर पूर्वी की तरफ में क्रमशः चलते रहता है ना। अब आगे आएंगे तो लिखा हुआ है गर्मी के महीने में सूर्य की किरणें आसपास लंबवत चमकता है ना। एक्चुअली में होता क्या है, मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि जो पृथ्वी के बीचों बीच है ये विषुवत रेखा, उसके बाद ये मकर रेखा, ऊपर में कर्क रेखा। दिसंबर के समय में सूरज यहाँ रहता है, यानी मकर रेखा पर सूरज की रोशनी धधकते रहता है। दिसंबर के बाद ये मार्च में पहुँच जाता है विषुवत रेखा में, मार्च के बाद जून में पहुँच जाता है कहाँ पर, कर्क रेखा पर, है ना। फिर वापस सूरज लौटता है तो सितंबर को फिर पहुँच जाता है कहाँ, विषुवत रेखा पर। तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, 21 मार्च 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूरज की रोशनी पड़ती है। वही 22 जून को है ना कहाँ पड़ती है, 21 जून को कहाँ पड़ती है, ये कर्क रेखा पर। और हमारा जो भारत है, हम लोग का प्यारा सा भारत है, ये कर्क रेखा पर ही है, यानी भारत का भी पढ़े लोग कि भारत के बीच बीच से गुजरी है कर्क रेखा, यानी जून के समय में भारत में भरती है भयानक धधाके गर्मी, समझ ना। तो गर्मी जून के समय में पड़ती है ज़्यादा। अब सुनो ध्यान से, जून के समय में गर्मी कहाँ पड़ रही है, भारत के बीच बीच में यहाँ आ गया सूरज। और जो मार्च के समय में सूरज कहाँ था, ये विषुवत रेखा के पास में था ना, विषुवत रेखा पे। और यहाँ ये हिंद महासागर, तो हिंद महासागर में क्या हो रहा है, अभी फिलहाल में मार्च अप्रैल के समय में अभी सूरज जस्ट तंसु का और ऊपर आया होगा, तो सूरज की रोशनी यहाँ ज़्यादा पड़ रहा है, हम लोग तरफ में तिरछा पड़ रहा है। तो होता क्या है, यहाँ के पानी जो है क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म होकर ऊपर उठ के ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने पर क्या हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है, ठंडा होकर जम के बादल बन जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं संघनन, इसी प्रक्रिया बोला जाता है संघनन, ऊपर जाके बादल बन जाना, ठीक है, समझ ना। तो ऊपर जाके क्या बन रहा है, बादल बन रहा है। और बादल जब ये बन जा रहा है, अब बादल जाकर खूब ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ अप्रैल महीना चल रहा है, उसके बाद से मई महीना में यहाँ जाएगा सूरज, यहाँ पड़ने लगेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद से मई के बाद यहाँ पहुँचेगा जून में भारत का बीचों बीच में। तो क्या हो जाएगा, जब भारत के बीचों बीच में पहुँचेगा तो सूरज की रोशनी दोनों तरफ बराबर पड़ने लगेगा, है ना, यानी उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। अब क्या होगा कि जब गर्मी खूब धधा के पड़ेगा भारत में पूरी एरिया में, तो यहाँ के एरिया क्या हो जाएगा, हवा गर्म हो जाएगा। हवा गर्म होगा तो एरिया में क्या हो जाएगा, ऊपर भागने लगेगा हवा। तब इस एरिया में क्या हो जाएगा, निम्न दाब उत्पन्न होने लगेगा, मतलब निम्न दाब होगा। और जैसे निम्न दाब होगा, जो ये बादल इंतजार कर रहा था कि चाचा जल्दी हटिए हम आएंगे, वैसे सनसना के ये आना शुरू करेगा। जब से जैसे ये विषुवत रेखा क्रॉस करेगा, क्या होगा, फेरल के नियम के अनुसार ऐसे घूम जाएगा और घूम के बारिश करना शुरू हो जाएगा, ऐसे तिरछे तिरछे मुड़ जाएगा, ठीक है, मुड़ जाएगा। और सबसे पहले ये नीचे वाला जो जगह है वो है हम लोग का केरला, है ना। सबसे निचला राज्य कौन सा है, तो भैया सबसे निचला राज्य ये है केरला, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं पर टकराता है बादल, जिसके कारण सबसे पहले केरला में ही बारिश होता है। और इस तट का नाम है मालाबार तट, इसीलिए यहाँ पर होता है ज़्यादा बारिश। और इसी तरह यहाँ है पश्चिमी घाट से टकरा का बारिश, ये सब घाटों
में बारिश हो जाता है, और जबकि बगल में है ये तमिलनाडु, वहाँ पर बारिश नहीं जाता है क्योंकि ये पहाड़ रोक लेता है। बारिश बाद में लौटता है, तब यहाँ पर बारिश होता है तमिलनाडु को कोरोमंडल तट में। सारी चीज़ घटनाओं को एक एक करके समझेंगे लोग, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है केरल में 1 जून को पहुंच जाता है, 13 से 15 जून तक मुंबई और कोलकाता में पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा मुंबई में कब पहुंचता है, 13 तारीख को, कोलकाता में 15 तारीख को पहुंच जाता है। संपूर्ण जुलाई तक संपूर्ण भारत में पहुंच जाता है, यानी मध्य जुलाई तक पूरे भारत में पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है भैया, तो पहुंच जाता है हम लोग का बारिश, ठीक है भैया। अब ये लिखा पश्चिमी घाट, जो अभी बोला पश्चिमी घाट से टकराकर उसका ढलान में बारिश होती है, तेज ढाल होने के कारण बारिश वहाँ होती है। पौना विमुख और पौना विमुख दोनों चीज़ें को मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। आगे आ जाइए, है ना। वृष्टि छाया और वृष्टि छाया जो बताया था वही चीज़ हो गया। पौना विमुख जो होता है, विमुख वाला, वही वृष्टि छाया भी होता है, ठीक है। विमुख वृष्टि छाया की बात हो, ठीक है। वहाँ पर कम वर्षा होती है क्योंकि बादल उस पर टप ही नहीं पाता है, बता ही चुका आप सभी को, ठीक है। अब आ जाइए, अब आगे समझते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें दी हुई है ना। एक एक चीज़ें को, सारी चीज़ों को समझेंगे, है ना। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है 1 सितंबर को ये राजस्थान के मरुस्थल तक पहुँच नहीं पाता है ना। मतलब 1 सितंबर को जो होता है वहाँ तक नहीं पहुँचता है, और 15 सितंबर तक ये क्या होता है, चंडीगढ़, दिल्ली, श्रीनगर को तक रुक जाता है ना। 15 सितंबर तक कहाँ पहुँच गया, और ना चंडीगढ़, दिल्ली, श्रीनगर को आगे नहीं क्रॉस पाता है। और उसके बाद से 1 अक्टूबर से देखेंगे तो 1 अक्टूबर से ना मुंबई, भोपाल, लखनऊ की ओर छोड़ देता है, और 10 अक्टूबर से ये वापस लौटना शुरू कर देता है, और 15 नवंबर तक लौटते लौटते पहुंच जाता है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, जिसके कारण उसे लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है। अब मानसून का स्वभाव क्या है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा, जो मानसूनी वर्षा होता है वो सितंबर तक होता है, ठीक है। यानी कि दो दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से ये हो गया दक्षिण पश्चिम एरिया, कैसे ये हो गया पश्चिम और नीचे वाला हो गया दक्षिण। तो नीचे से आ रहा है तो दक्षिण और पश्चिमी से ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ से जो आ रहा है ये यही होता है, यहाँ से घूमते घूमते आता है हम लोग का क्या, बारिश आता है, ठीक है। यहाँ जी मैप दिया हुआ है, ठीक है। अगले पेज में जी, अगले पेज में देखेंगे तो लिखा है, दूसरा लिखा है कि समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा भी घटती है। कोलकाता में 165 सेंटीमीटर, वही पटना में आज ज़्यादा दूर है तो 135 सेंटीमीटर, इलाहाबाद और दूर है समुद्र से तो 100 सेंटीमीटर, दिल्ली तो ज़्यादा दूर है तो 67 किलोमीटर, ठीक है। तो समुद्र से जितना दूर जाइएगा बारिश भी आपको कम मिलेगा, कि समुद्र के ही पानी तो ऊपर उठ के बादल बनाया था, समुद्र के पास में बादल ज़्यादा बरसेगा, और जितना दूर जाइएगा तो कम बारिश होती जाएगा। जैसे कोलकाता क्या है ना, पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर जो है ना, वहाँ से आगे थोड़ा सा बगल में समुद्र मिल जाएगा, तो वहाँ 162 सेंटीमीटर बारिश हो जाएगा। पटना में वही 135, इलाहाबाद यानी कि ये है पश्चिम बंगाल, उसके बाद से बिहार के बाद से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, उसके बाद से दिल्ली, और यहाँ है हम लोग का समुद्र, बंगाली खाड़ी। तो यहाँ होता है 165, उसके बाद से बिहार में 135, उसके बाद से 100, और 100 के बाद 67, यानी जितने दूर जा रहे हैं उतने बारिश कम होती जा रही है। मानसून वर्षा भू आकृतियों द्वारा नियंत्रित होती है। गर्मी में वर्षा मूसलाधार होती है, पानियों का बहाव बढ़ जाता है ना। भारत में कृषि जो होती है, खेती जो होते हैं मानसून पर ही आधारित होती है। मानसून वर्षा का भारत के वितरण असमान है, कहीं 12 सेंटीमीटर तो कहीं 1180 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कहाँ था, जैसलमेर के था, और 1180 कहाँ गया था, मानसीराम मेघालय का था। मानसून कभी पहले कभी देर से आती थी, तो कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि लाती है, मतलब कभी ज़्यादा बारिश लाती है, कभी कम बारिश लाती है, और कभी देर से आती है, कभी पहले ही आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सुखाड़ पड़ जाता है। ये सब कारण देखने के लिए मिलते हैं। अब वर्षा हम उसके प्रकार, मतलब बारिश के प्रकार पूछ रहा है, तो ग्रीष्मकालीन वर्षा देखेंगे, यानी गर्मी के दिन में जो बारिश होती है उसे ग्रीष्मकालीन वर्षा कहते हैं, ठीक है। देखेंगे भारत जो है एक त्रिभुजाकार होने के कारण यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। मतलब त्रिभुजाकार मतलब क्या है, भारत इस तरह से लगभग ना इस तरह है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो त्रिभुजाकार होने के कारण जो होते हैं 2 रेखाओं में बढ़ जाती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वाली डाल, ठीक है। दूसरी जो शाखा होती है वो कहाँ चली जाती है, बंगाली खाड़ी। कैसे, देखो ध्यान से, है ना। एक तो ऐसे आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इस साइड एरिया में यहाँ से घुसा तो इस साइड में चला गया, फिर उसी तरह यहाँ से तो एक चला गया इस साइड में। तो एक जो होता है इस तरफ से आती है, तो यहाँ केरल में सबसे पहले बारिश होती है, इन सभी जगहों पर होते। ये जो आता है ना, इधर आगे बढ़ते बढ़ते एक्चुअली में यहाँ पर एक पहाड़ मिलेगा, इस पहाड़ से टकरा के इधर घूम जाएगा, तो ये बंगाली खाड़ी से आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है बिहार में जो बारिश होता है वो किस तरफ से होकर आती है, तो बंगाली खाड़ी की तरफ से होकर आती है, यानी बंगाली खाड़ी वाली शाखा से हम लोग के बिहार में बारिश होती है, ठीक है, याद रखना। पूर्वोत्तर भारत में 250 सेंटीमीटर से अधिक और मानसीराम में
क्या होते हैं भैया, है ना, 1187 से मतलब 80 से 87 सेंटीमीटर होती है। यानी कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत मतलब क्या होता है, वही मानसीराम जो मेघालय उसी के आसपास के एरिया की बात हो रही है ना। ये हो गया हम लोग का 7 सिस्टर यानी पूर्वोत्तर भारत। ये 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर को ही पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है, यानी 7 बहनें, ठीक है ना। 7 बहनें क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा एक बार किया था, ठीक है। तो ये 7 सिस्टर है। 7 सिस्टर की जो है पूर्वोत्तर भारत जो क्षेत्र है यहाँ पर होता है बारिश से ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर, मेघालय के मानसीराम में। क्यों होता है उसका भी कारण है, क्योंकि गारो है ना, यहाँ है खांसी और यहाँ है जयंतिया, 3 पहाड़ है, इसी के बीच में बादल घुसता है ना, तो बादल में फंस जाता है, यहाँ ऐसे 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 घूमते रहता है बादल, तो इस एरिया में बारिश ज़्यादा होती है, जिसके कारण है ना पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थल माना जाता है मानसीराम को। अब शीतकालीन वर्षा किसे बोलते हैं, शीतकालीन वर्षा बोलते हैं, यानी जैसे लौटते मानसून होता है ना, उसी को शीतकालीन वर्षा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो लौटते वाला मानसून जो होता है, यही जो बादल जा रहा है ना इधर से, तो वापस ये हिमालय से टकराएगा, टकरा के फिर वापस लौट के आएगा, तो उसी को बोलेंगे लौटता मानसून। जैसे लौटता मानसून जो होता है तमिलनाडु का जो तट है वहाँ पर ज़्यादा बारिश करता है, जिसको कोरोमंडल तट कहते हैं। जैसे कि मान के चलो ये वाला तट हो गया मलाबार तट, क्या हो गया भाई, मलाबार तट, लेकिन ये वाला जो तट हुआ इसका नाम है कोरोमंडल तट, ठीक है। अब आइए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है। बिहार में वर्षा कराती है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, अब देखो पूरी दुनिया में जो है ना यहाँ पर है भूमध्य सागर, ये हम लोग का क्या बोलते हैं उसको रे, है ना, पढ़ा चुके आप सभी को 8 क्लास में, जिसमें बताया था एशिया महादेश के बारे में पढ़ा रहे थे तो बताया था। तो भूमध्य सागर से जब क्या होती है कि तेज़ी से हवाएं जब आगे चलती है, भूमध्य सागर में क्या होती है ना कि बहुत समय गर्मी पड़ता है, तो यहाँ पानी जो होता है ऊपर उठ के जमा हो गया रहता है बादल के रूप में उसके पीछे से एक हवा आती है, जिस हवा का नाम है जेट स्ट्रीम, क्योंकि बहुत तेज आती है इसलिए इसका नाम पड़ गया जेट स्ट्रीम। जब ये आती है तो अपने संग बादल को पकड़ लेती है और लेके भारत की तरफ आ जाती है। भारत का आते समय क्रम में मिलता है एक पर्वत, उसका नाम है हिंदुकुश पर्वत, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो इसके ऊपर से जो टप जाता है बादल, इसके ऊपर से जो टप जाता है वो पहुंच जाता है भारत में, और भारत में पहुंच के थोड़ा बहुत वर्षा कराता है, जो पंजाब वाले क्षेत्र में फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, ठीक है। आगे जी ऋतु है, मौसम। भारत में देखेंगे मौसम 4 प्रकार से, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, लौटते मानसून ऋतु। शीत ऋतु आधा नवंबर से लेकर आधा मार्च तक, यानी 15 नवंबर से 15 मार्च तक, यानी शीत वाला मौसम हम लोग का खत्म हो गया। ग्रीष्म ऋतु आ गया आधा मार्च से लेकर आधा जून तक, यानी मध्य जून तक, यानी गर्मी का मौसम अभी चल रहा है। वर्षा का मौसम आ जाएगा जून के बाद सितंबर तक, ठीक है, जब आप लोग का है ना बहुत सारे बच्चों का है ना क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो समय आ जाएगा आप लोग का कौन सा समय, बरसात ऋतु का समय आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आ जाएगा लौटता मानसून वाला एरिया समय, ठीक है। आगे चलते हैं, अब शीत ऋतु के बारे में समझते हैं। शीत ऋतु जो होती है ठंडी का मौसम। ठंडी का मौसम देखेंगे तो पूरे मध्य भारत में 21 से 27 सेंटीमीटर के बीच में, गंगा का मैदानी भाग में 12 से 18 सेंटीमीटर, चेन्नई में 25 होता है, उसी समय कोलकाता में 20 होता है, उसी समय पटना में 17 होता है, उसी समय दिल्ली में 14 होता है, ठीक है। देखो यहाँ बारिश भी कम दिल्ली में, ठंडा भी ज़्यादा और गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। सबसे अधिक ठंडक उत्तर पश्चिम भागों में पड़ता है। उत्तर पश्चिम मतलब होता है उत्तर में, और इधर पश्चिम में सबसे ठंडा आता है। एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। आ गया जी यहाँ देखेंगे तो कोई खास चीज़ आपको मिलेगा नहीं इस वाले पेज में। ये ऊपर से देखेंगे तो लिखा हुआ का वर्षा की मात्रा 3 से 6 सेंटीमीटर होती है, मतलब वर्षा की मात्रा कम होती है, जो क्या होती है रबी फसल के लिए ठीक होता है, क्योंकि रबी फसल के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि तमिलनाडु वर्षा करती है, जहाँ पर चावल की कृषि होती है। तो जो लौटते मानसून से जो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है उससे चावल की फसल के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, ठीक है। अब ये गर्मी के दिन के बारे में बात कर रहा है। गर्मी के दिन की बात कर लेते हैं, है ना। प्रचंड जो गर्मी पड़ती है, कहीं 40 डिग्री तो कहीं 50 डिग्री, जैसे कि 50 डिग्री वाला तो राजस्थान का है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि तिरुवनंतपुरम यानी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 2.8 सेंटीमीटर, जबकि दिल्ली में 30 सेंटीमीटर। तो समझिए कितना भयानक अंतर हो गया, ठीक है। यहाँ 3 सेंटीमीटर, वहाँ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि इस समय उत्तर भारत में चलने वाली हवा को पछुई हवा कहा जाता है, जो अत्यंत गर्म होती है, जिसे लू भी कहते हैं। जैसे यानी हम लोग की तरफ बिहार में जो हवा चलती है गर्म हवा, गर्मी के दिन में उसको लू कहा जाता है। वही पश्चिम बंगाल में जो हवा चलती है, सेम हवा चलती है, उसको बोलते हैं लोग नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी। क्या बोलते हैं भैया, नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी, ठीक है। 3 बजे के आसपास आती है तो थोड़ी वर्षा भी कर देती है, जो चाय की फसल के लिए काफ़ी फेमस बढ़िया होता है ना। चाय के फेमस के लिए या कहवा के लिए या आम की फसल के लिए, आम की फसल के लिए नुकसान पहुंचाता है। क्या बोलते हैं भैया, आम की फसल के लिए नुकसान पहुंचाता है, और चाय के लिए फायदेमंद होता है, तो उसको बोलते हैं आम का बौछार। कर्नाटक में ये बारिश होता है ना, तो इसको बोलते हैं आम का बौछार। तो याद रखना
आम्र का बौछार जो होता है ना, वो आम के लिए नुकसान होता है और कहवा के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। आ गया जी वर्षा ऋतु। बारिश का मौसम आ गया, मानसून का मौसम आ गया। मानसून का फटना, देखो मानसून का फटने की घटना क्या होती है, जब बादल ऐसे जाते 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 उत्तराखंड पहुँचती ना, तो इधर बंगाल की खाड़ी से भी घूम के पहुँच जाती है उत्तराखंड में, तो यहाँ उत्तराखंड में पहुँचती तो बहुत ज़्यादा बादल पहुँचता है और बादल आपस में टकराने लगता है पहाड़ों से, जिसे एकदम गड़गड़ाने की आवाज़ आती है, जिसे बादल फटने की घटना कहा जाता है। ठीक है, आ गया जी 1 जून में केरल में पहुँच गया था। ये बात तो आप सभी को पीछे ही समझ आ गया है। ठीक है ना, पूरी तरह से वहाँ समझ आ गया होगा। अब आ जाइए आगे, इस पेज को मैप है, उसके बाद आ जाइए यहाँ देखिए तो लिखा हुआ है हवाएं जो होती है उत्तर पश्चिम से निम्न दाब की ओर बढ़ने लगती है तथा जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है हवाओं की मात्रा कम होने लगती है। जून से सितंबर के बीच में कोलकाता में 118 सेंटीमीटर, पटना में 100 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 90 सेंटीमीटर और दिल्ली में 55 सेंटीमीटर जो होता है वर्षा होती है। ठीक है, और वही नैनीताल में 202, बरेली में 90, आगरा में 58। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय को पहाड़ियों में होती है, जिसे चेरापूंजी और मानसीरम कहा जाता है, जहाँ पर 1181 सेंटीमीटर बारिश होती है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली हवा जो होती है वो उच्च पश्चिमी निम्न दाब की ओर पहुँचने वाली पहली ही शाखा पहले ही सूख जाती है। मतलब जो बंगाल खाड़ी से जो हवा आ जाती है वो क्या होती है, बारिश जो होती है वो पहले ही सूख जाती है, उतना पावरफुल नहीं होता है। यही कारण क्या होता है कि राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि पूरी तरह से पानी की मात्रा मिलती नहीं है और वो ज़मीन जो है बंजर पड़ गया, सूखा पड़ गया। भारत का अधिकतर जो भाग है 85% दक्षिण पश्चिम मानसून आना से क्या होता है, लाभान्वित हो जाता है। यानी जब दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसमें कितना बारिश आ गया, 85% मिल गया। ठीक है, बच गया 15% में क्या हो गया आप लोग का लौटता मानसून हो गया और पश्चिमी विक्षोभ हो गया। ठीक है, अतः कहा जाता है कि भारतीय की कृषि जो है क्या है, मानसून की कृषि पर आधारित है। ठीक है, पटना में मई के समय में क्या है ना, मई के समय में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको मिलेगा। कितना मिलेगा भैया, 35 डिग्री। और जून के समय में तापमान 32 मिलेगा और जुलाई में तापमान जो होता है 30 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, लौटते मानसून का मौसम बताइए। अब लौटते मानसून जो होता है वो सितंबर से अक्टूबर महीने में, अक्टूबर नवंबर में वापस लौट जाता है। ठीक है, याद रखना, इधर आइए, इसको और मानसून को लौटना यह निवर्तन कहलाता है, निवर्तन कहलाता है ना। मानव जीवन का प्रभाव का पड़ता है भैया मानसून से, तो मानसून से ही तो हम लोग का जीवन का प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली में भारतीय मानसून के उस पर ही भारतीय कृषि निर्भर है। अगर बारिश बढ़िया हुआ तो खेती भी बढ़िया, बारिश बढ़िया नहीं हुआ तो फसल बर्बाद, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा भारत की जो कृषि है पूरी तरह से मानसून पर ही डिपेंडेड है, इसीलिए मानसून हमारे यहाँ ज़रूरी है। अब आगे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है ना। जाड़े में तमिलनाडु वाले क्षेत्र पे भागों में वर्षा होती है, उस क्षेत्र को मतलब किधर से बारिश आती है, तो ऊपर से आती है बारिश, तो उसको कहेंगे इस तरह से बारिश आ रही है। और तो इधर हो गया नॉर्थ, ये ऊपर में हो गया नॉर्थ, और ये हो गया इस साइड हो गया, ये हो गया हम लोग का कौन सा साइड हो गया, ईस्ट हो गया, पूरब हो गया, तो इसके बीच में आ रही है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो क्या बोला जाएगा उसको, उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाएगा। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो दक्षिण भारत में लिखा है कि तापांतर वार्षिक अंतर अधिक होता है, यानी सालों भर में गर्मी में अंतर देखेंगे तो ज़्यादा होता है, दक्षिण भारत में नहीं होता है, कि दक्षिण भारत ज़्यादातर समुद्री इलाके के पास में बसे हुए, और वहाँ पे क्या होता है कि अगर तापांतर देखा जाएगा तो ताप में बहुत कम अंतर होता है, अधिक नहीं होता, कम अंतर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सब जब ना सूर्य सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है ना, तो उत्तर पश्चिम भागों में निम्न दाब उत्पन्न हो जाएगा, जिधर भी पड़ेगा तो उधर निम्न दाब उत्पन्न हो जाएगा। भारत विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसीरम में 1187। मई महीने में पश्चिमी बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है, तो मई में चलती है जो पश्चिम बंगाल में तो काल बैसाखी। ठीक है, और वही उत्तर भारत में चलता है तो लू कहा जाता था। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब हो जाता है, 1 जून में होता है केरल के मलबार तट से। ठीक है ना, आगे चलिए, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पाया जाता है, खिलनबर्ग में, जहाँ की माइनस में भी चला जाता है। ठीक है, गुलनबर्ग से ही उत्तर में है और खिलनबर्ग। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, पश्चिमी विक्षोभ, यानी ठंडा के दिन में जो बारिश होता है वो पश्चिमी विक्षोभ, जस्ट बता ही दिया हूँ। ठीक है, आज ये कि इसमें से लिखा है कि कहवा खेती के लिए उपयोगी है आम्र वर्षा, लेकिन आम के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान। अब आज ये क्वेश्चन खाली जगह में आ जाइएगा, तो इसमें लिखा हुआ खाली जगह में जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता का तापमान से क्या रहेगा, अधिक रहेगा, क्योंकि कोलकाता का तापमान जो होता है चेन्नई के तापमान से जनवरी में इसलिए अधिक रहेगा, है ना,
कोलकाता का तापमान से चेन्नई का, क्योंकि उस समय चेन्नई में ही सूरज की रोशनी पड़ रहा है ज़्यादा और कोलकाता में खुद रोशनी कम मिल रहा है। अगला लिखा है कि उत्तर भारत में वर्षा जो होती है ना, इसको और ऊपर कर लेते हैं। उत्तर भारत में वर्षा पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर क्या होती है, कम होती है। पश्चिम मतलब राजस्थान की तरफ में, अगर राजस्थान में ज़्यादा होता है तो राजस्थान होता कहला। मानसून शब्द का प्रयोग अरब से लिया गया, मौसमी शब्द से बना हुआ। पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के अगर पश्चिमी भाग में देखेंगे तो अधिक वर्षा होती है, सर ना। यानी ये मान के चलो कि हम लोग का ये हो गया पश्चिमी घाट, है ना, और इसके पश्चिम साइड हो गया, इधर हो गया मतलब घाट की तरफ। तो घाट की तरफ बारिश ज़्यादा हो रहा है, इस साइड में बारिश बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। अब लिखा कि पर्वत का डैश भाग ना वृष्टि छाया में प्रदेश होता है, कौन सा। तो जो छुपल रहता है उसको बोल देंगे पौना विमुख, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट चैप्टर। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, है ना। और जो अगला जो चैप्टर रह गया कौन सा, 5वां नंबर चैप्टर, उसको कोशिश करता हूँ कि इस समय अगर वीडियो बन जाता है तो इस समय बना देता हूँ, नहीं तक कल उसको तो वीडियो अपलोड कर ही दूंगा, ठीक है ना। थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ती रहती है बीच में, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है। मतलब दिन भर सोचे थे वीडियो डालने के लिए, लेकिन किसी न किसी काम में आधे बिजी रह गए। कोचिंग क्लास उसी में देखना रहता है, बहुत सारा कामों को देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो बेहतर लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।